ये स्टूडेंट्स, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कल हम लोगों ने देखा था इसके स्टेप कितनी होंगी। तो कल मैंने बताया था कि बच्चों ये 2 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप में ये आपकी रिएक्शंस क्या होंगी, फिनिश होगी। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगी ना वो आरडीएस होगी, और जो सेकेंड स्टेप होगी है ना वो आपकी न्यूक्लियोफाइल के अटैक को डिफाइन करेगी। फर्स्ट स्टेप जो होगी ना, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में आपकी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। और सेकेंड जो स्टेप होगी उस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। फर्स्ट स्टेप आपकी आरडीएस होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिफाइनिंग स्टेप। और सेकंड स्टेप आपकी, और पहली स्टेप ऑब्वियसली आपकी स्लो होगी बिकॉज ये आरडीएस है। और केमिकल काइनेटिक्स ऐसा बोलता है कि जिन भी केमिकल रिएक्शंस में जहां पे आपका रेट स्लो होता है, जिस स्टेप का रेट स्लो होता है, वहां से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेट मैंने कल बताया था, रेट का बेटा बेसिकली मीन क्या है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना, टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना। तो एक बार रेट को ना फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दो। जैसे मैंने यहाँ से आपको बोला कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है और बी हमारे पास प्रोडक्ट है। ध्यान देना, ए आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, बी आपके पास प्रोडक्ट है। तो विद रिस्पेक्ट रेट, रेट हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, रेट टर्म यूज करते हैं। तो रेट का बेसिक मतलब वही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो ए रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ए इज ए रिएक्टेंट, तो इनिशियली आपको ए मैक्सिमम दिया जाएगा। इनिशियली आपको में जो ए होगा रिएक्टेंट वो आपको मैक्सिमम दिया जाएगा, और बी आपका होगा 0, है ना। बी कुछ बनेगा नहीं बिकॉज ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी टी इक्वल टू 0 के बाद, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो धीरे धीरे जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट विल डिक्रीज। और जितना यहाँ पे डिक्रीज करेगा उतना ही बढ़ेगा प्रोडक्ट का। तो मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव सिंबल यूज करेंगे, निगेटिव साइन यूज करेंगे। तो नेगेटिव साइन का मतलब है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट की साइड बात करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट कॉन्सेंट इनिशियली 0 था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं ए को लिखना चाहूंगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट, तो मैं कैसे लिखूं, डी ए डिवाइड बाई डी टी। क्लियर है बच्चों, डी ए डिवाइड बाई डी टी। वैसे मैं रेट लिखना सिखाऊंगा आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं इसको। ये यहाँ पे कोई बैलेंसिंग की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो हो जाएगा आपका डीबी डिवाइड बाई डी टी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन यूज कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ये जो रेट जो मैंने लिखा है डी ए डिवाइड बाई डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं ना, वो किसी भी कंपाउंड स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी हो सकता है, नॉर्मलिटी हो सकता है, बाकी और भी टर्म्स होते हैं, मोल फ्रैक्शंस वगैरह, फॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीबी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे टी का मतलब टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये आपका जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव सिंबल क्यों यूज कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइन क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज बी आपका प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे क्या करेगा, टाइम बढ़ता जाएगा। तो जो बी आपका है प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो रेट सभी क्लियर हो गया है। तो रेट हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे तो किसी भी ये बेटा सिर्फ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के अंदर भी ये यही रूल्स फॉलो होता है। ठीक है, जब भी कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को रेट को डिफाइन करना है, ऑर्डर को डिफाइन करना है, तो हमेशा आपको स्लो स्टेप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टेप आपकी स्लो होगी, स्लो स्टेप से ही आपको रेट पता कर सकते हो। कैसे हो, जरा उसको भी जरा फील करते हैं, ध्यान देना। जैसे मान के चलो एक एक स्टेप थी, जैसे मैं बोला मैंने टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे था। नेक्स्ट मैंने बोला है कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ध्यान देना।
यहाँ पे 0 सेकंड है और यहाँ पे आपका रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई है, t इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब ये वाला टाइम क्या हो गया है t1, ये वाला टाइम क्या हो गया है t2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर t1 और t2 में अगर बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, ध्यान सुनना, t1 और t2 में जो दो डिफरेंट टाइम है उनके बीच में अगर डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, तो उस स्मॉल डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा, किन केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा? तो आपको पता है फास्ट, तो जितनी भी आपकी फास्ट केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पीपीटी फॉर्मेशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, वो सारी की सारी फास्ट केमिकल रिएक्शन है। तो फास्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर जो 10 की पावर -11, ठीक है, 10 की पावर -12 सेकेंड, सोचो इतना कम सेकेंड में ही रिएक्शन फिनिश हो रही है। तो जो टाइम है वो बहुत ही, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो हम लोग डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। जो dt है ना टाइम, वहां पे हम टाइम के बारे में डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही पॉइंट पे जो हम डिफाइन करते हैं ना, वो हम डिफरेंशिएशन टर्म से यूज करते हैं। अगर मुझे डेल यूज करना है कि डेल ए का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल था ए का रिएक्टेंट का और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास तो कितना कम हुआ है वो आपको दिखाई देगा। तो भाई दो डिफरेंट टाइम आपको पता होने चाहिए, टू डिफरेंट टाइम के बीच में कुछ ना कुछ आपका जो टाइम इंटरवल है वो आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आप वहां पे रेट को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में क्या होता है कि टू T1 टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, T2 टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, आपको परफेक्टली दिखाई देगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपको T1 तो पता है, T1 टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन T2 टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है वो आपको नहीं पता, और दूसरा T2 टाइम पता ही नहीं चाहिए, बिकॉज दोनों टाइम ओवरलैप करते हैं, दोनों टाइम बहुत छोटे होते हैं कि उनमें डिफरेंस ही नहीं आता है। इसलिए कभी भी हम फास्ट स्टेप के अंदर रेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए हम लोग हर जगह बोलेंगे स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में क्यों? क्योंकि T1 भी आपको पता होगा, वहां पे ये आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। T2 टाइम भी पता होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस भी प्रॉपर होगा, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में भी। तो T1 पे ये कॉन्सेंट्रेशन, T2 पे ये कॉन्सेंट्रेशन, तो हम आराम से हम लोग स्लो स्टेप में ही ऐसा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा लॉजिक कहता है। लेकिन फास्ट स्टेप में क्या होगा, टाइम विल ओवरलैप। टाइम देखो आप माइनस में जा रहा है, तो इतना छोटा सा टाइम जहां पे टाइम दोनों टाइम सेम बन रहा है, तो उस केस में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी फास्ट स्टेप के अंदर रेट या ऑर्डर को डिफाइन डिटरमाइन हम लोग नहीं करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स का छोटा सा सेक्शन डिस्कस किया है कि ये जो स्लो स्टेप है वहां पे ऐसा क्यों होता है, फास्ट स्टेप में क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो रिएक्टिविटी है, ध्यान दो, जो रिएक्टिविटी है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एल्कीन के लिए, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे एल्कीन, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो ये बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोगों ने पढ़ा है जीओसी1 के अंदर। तो जीओसी1 के जितने भी रूल्स हैं आप दिमाग में आपके आने चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी को भी साथ में ही डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेजर प्रोडक्ट है, ध्यान दो, जो आपका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम ऑब्टेन करते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी का रूल। मैं लिखूंगा कैपिटल एम रूल। मार्कोनी का मतलब कैपिटल एम रूल। एंटी मार्कोनिक में बाद में बोलूंगा, इसको एम रूल के नाम से कॉल करूंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कैपिटल एम रूल। मार्कोनी रूल से हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, डिफाइंड बाय अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस मार्कोनी रूल। तो नाउ वी विल कम कि मार्कोनी का रूल होता क्या है। तो मार्कोनी का रूल बच्चों वर्क करता है आपके अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखना जरूरी है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब आपको दिया जाएगा एज ए रिएक्टेंट, ध्यान दो, एज ए रिएक्टेंट आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया जाएगा, तो वहां पे ही हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम रूल। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई इश्यू नहीं होता है, उसमें आप चाहे इधर उधर, जैसे मैं सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करूं, ध्यान दो, बेसिक एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। मैं अनसिमेट्रिकल की बात करूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज अनसिमेट्रिकल, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इधर देखो हाइड्रोजन मिलेंगे, इधर आपका CH3 है, दिस इज अनसिमेट्रिकल।
और सिमेट्रिकल की बात करूं मैं, सिमेट्रिकल वाले की, ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल वाला केस है, ये वाला आपका केस अनसिमेट्रिकल वाला केस है। नेक्स्ट अगर मैं और कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है, बिकॉज दोनों साइड CH3 दिख रहा है, बीच में डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो दिस इज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझ में आ रहा होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल वाले केस में आप किधर भी किसी भी चीज, इलेक्ट्रोफाइल का ट्रैक कराओ, न्यूक्लियोफाइल का ट्रैक कराओ, कोई आंसर में चेंज होने वाला नहीं है, आपका जो आंसर बनेगा प्रॉपर करेक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने दिया आपको कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। एक एग्जांपल और लेते हैं सिमेट्रिकल का ही साथ में। जैसे मैं लिया कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर आपका CH3, ध्यान देना, अगर इसके सामने मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल लेके आया और उसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक चाहे आप यहाँ पे कराओ, चाहे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आप यहाँ पे कराओ, किसी भी तरफ कराओ, आंसर बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जब नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो नोमेनक्लेचर नेमिंग करोगे तो नंबरिंग किधर से भी करोगे, तो आपका ये 1 ये 2, इधर 1 ये 2, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो प्रीफिक्स में आएगा उसकी तरफ ही आपको जाना पड़ेगा, तो नोमेनक्लेचर में चेंज नहीं होने वाला, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो जो आपका मार्कोनिक रूल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और इस केस की, हालांकि मैं मार्कोनिक रूल भी फेल बहुत जगह हो जाएगा, कहां पे होगा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट होगा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लेके आता हूँ और उसके साथ पता है न्यूक्लियोफाइल तो साथ में ही होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फर्स्ट होगा, चाहे आप यहाँ पे अटैक कराओ, चाहे इसको आप यहाँ पे अटैक कराओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे अटैक कराओ, दोनों का जो नोमेनक्लेचर होगा, दोनों का जो नेमिंग सिस्टम होगा, आयोपेक नेम होगा, दोनों का इक्वल होगा, सेम होगा, किसी भी साइड से करो, चाहे लेफ्ट साइड से जाओ, चाहे आप राइट साइड से आओ, दोनों जगह से आपका जो नोमेनक्लेचर है वो सेम मिलेगा। तो मॉलिक्यूल्स में जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग मार्कोनिक रूल को अप्लाई करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर। कितना क्लियर हो गया है सभी को? परफेक्ट। किसी को बीच में अगर डाउट्स है तो आप लोग पूछ लेना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर हम लोग यूज करेंगे मार्कोनिक रूल। तो कैपिटल M रूल को एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं पूरा का पूरा। तो कैपिटल M रूल्स के अंदर हम लोग बच्चों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे हम लोग इसे यूज करेंगे, डिफाइन करेंगे, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारा होगा मेन रिएक्टेंट, ठीक है, मेन रिएक्टेंट होगा, वहां पे ही हम मार्कोनिक रूल की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अटैक किसका होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक होगा। रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मार्कोनिक रूल को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का होना बहुत जरूरी है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक होगा। अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है क्या, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, करेक्ट है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट है कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट होगा जिसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, और यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट होगा जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मार्कोनिक रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करता है तो वहां पे मार्कोनिक रूल डिफाइन किया जाएगा, और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में एक पार्ट आपका न्यूक्लियोफाइल वाला होगा, एक पार्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला होगा। तो ये रूल ये बोलता है कि जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है, ध्यान दो, जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है रिएजेंट का, वो अटैच होगा ऐसे कार्बन पे जिसके पास प्रेजेंट होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास प्रेजेंट होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और वो जो कार्बन होगा वो कार्बन आपका डेफिनेटली अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। तो ध्यान बात देने वाली बात है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ मार्कोनिक रूल के बारे में। मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट उस पे अटैक करेंगे। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की बात कर रहा हूं तो अभी अनसिमेट्रिकल होते क्या है, कौन से पार्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं। तो रिएजेंट के पास पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल, आपका नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर वहां से जो बनेगा प्रोडक्ट, वहां से जो बनेगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बोला जाएगा मार्कोनिक प्रोडक्ट।
उसको हम बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो बना प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ये बात सभी को समझ में आ रही है? परफेक्ट है, बताओ जरा, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद मार्कोनिक रूल के अंदर एक पॉइंट और मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, कि जो मार्कोनिक रूल के अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसका जो अटैक है, ठीक है, वो अटैक कहाँ पे होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है, मोर स्टेबल। क्योंकि यहाँ पे आपका बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। तो कार्बोकैटाइन अगर बनता है आपका एज ए इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे रिअरेंजमेंट आपका होगा, रिंग एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो कैसे होगा बताऊंगा मैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, वो होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन पे। ये भी था, मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के ऊपर ही आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो। और ऐसा हमारा मैकेनिज्म बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जिसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया हुआ था। करेक्ट है? तो यहां तक सभी को क्लियर समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ। मार्कोनिक रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वर्क करेगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, उसमें नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास प्रेजेंट होंगे, कार्बन विल बी अनसैचुरेटेड, तो बनेगा वहां से जो प्रोडक्ट वो होगा आपका मार्कोनिक का प्रोडक्ट। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, तो ऐसा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रूल्स कहता है कि आप इसको वहां पे अटैक कराओ जहां पे आपका जो कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्जेस कार्बन पे मोर स्टेबल हो। अगर वहां पे एक्सपेंशन करना पड़े, आपको रीअरेंजमेंट करना पड़े, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरेंजमेंट भी मैं सिखाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट जेई मेंस के अंदर। और यहाँ पे आपके अनसिमेट्रिकल के अलावा मैं डिस्कशन ये भी करूंगा कि यहाँ पे आपके सिमेट्रिकल रिएजेंट कौन कौन से हैं। तो पहले अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे आपका आएगा HX। HX का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड, जहाँ पे आपका आएगा HF बेटा जनरली नहीं आता है, HCl से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे HBr आएगा, ठीक है। और HI भी आता है, लेकिन कॉमन आपको देखने को यही मिलेंगे, HCl और HBr, ठीक है। और ये फर्स्ट केस हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की तरफ। सेकंड में बात करता हूं तो HOX। HOX का मतलब, X का मतलब आपका यहाँ पे हैलोजन है, जैसे आपका HOCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HOBr, ठीक है। इस तरीके से ये आपके हो सकते हैं कंपाउंड अनसिमेट्रिकल ही है। अगर बेस से ब्रेक करोगे ना, तो अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसिडिक मीडियम, ठीक है, इसको बहुत बारी हम लोग लिखते हैं H3O+ के नाम से, हाइड्रोनियम आयन के नाम से, इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल पार्ट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका H2SO4। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है। जैसे देखो, मैं HX को मैं डिसोशिएट करता हूँ, तो क्या मिलेगा, H+X-। आप देख सकते हो दोनों पार्ट कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है, ये आपका हैलाइड आयन है, दोनों डिफरेंट है। तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल एजेंट के नाम से कॉल करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग HX की बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स की, H2SO4 की। जरा H2 से डिसोशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2H+ आयन मिलेगा और SO4- 2 आयन मिलेगा। और मैं एक और इस तरीके से कर सकता हूँ कि ओनली 1H+ आयन बाहर निकला तो मिल गया बाइसल्फेट, HSO4- 1 आयन। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आपके डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आपका डिफरेंट है, तो वी विल कॉल इट इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। नाउ वी विल कम्स यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल रिएजेंट कौन सा होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी सिमेट्रिकल रिएजेंट के बारे में। तो सिमेट्रिकल रिएजेंट में जैसे नाम है आपका सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे सिमेट्री मिलेगी, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, दोनों लगभग आपको सेम मिलने वाले। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे आपका H2, ठीक है, डाई हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ड्यूटेरियम, D2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे X2 हो गया। X2 मतलब आप पता है यहाँ पे जैसे आपका Cl2 हो गया, जैसे आपका Br2 हो गया, ये इस तरीके से। तो जब इनका अटैक होगा, तो एल्कीन के ऊपर, तो हम उन्हें बेटा काउंट करेंगे इन सबको सिमेट्रिकल रिएजेंट की तरीके से। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा, दोनों लगभग आपके सेम नेचर के होंगे। दोनों ही एटम आपके कैसे होंगे, सेम एटम। अगर सेम एटम होंगे तो वी विल कॉल इट इज सिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो हमारे यहाँ पे मार्कोनी रूल ने क्या कहा था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक।
तो सिमेट्रिकल वाले आपके वर्क नहीं करेंगे बेटा मार्कोनिक प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। अगर आपको मार्कोनिक प्रोडक्ट क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है उसको डिफाइन करना है तो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल रिएजेंट वहां पे बिल्कुल भी मार्कोनिक प्रोडक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनसिमेट्रिकल वाले जो अभी मैं डिस्कस आपको किए हुए थे। सभी को समझ में आ गया मार्कोनिक रूल में कौन कहां पे किस तरीके से कौन काम करेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन ए प्रोडक्ट is obtained when a product is obtained by capital M rule, Markovnikov rule, then reaction is known as रेजियो सेलेक्टिव। ठीक है, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले तो इस नोट को देख लो, ये नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकोव रूल को लेके। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप ये समझो कि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल के अंदर जो बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, वो ऑब्टेन किए जाएंगे एक स्पेसिफिक रूल के थ्रू, एक सेलेक्टिव रूल के थ्रू। बात समझो, कैपिटल एम जो रूल है ना वो सेलेक्टिव रूल है। ठीक है, वो आपको दिख रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड है। इस टाइप का कंपाउंड कौन सा है, वो आपका है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ही वर्क करेगा, स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई है प्रोडक्ट की आपके रिएक्टेंट की। और दूसरा यहाँ पे जो अटैक करने वाला है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेलेक्टेड हैं, दोनों के दोनों सेलेक्टिव, बिल्कुल सेलेक्टिव हैं। जब दोनों के दोनों सेलेक्टिव है, मार्कोनिकोव रूल ऐसा कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक होगा, देन वी विल कॉल कि वहां पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा। और वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा एक ऐसे अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर जहां पे आपके जो हाइड्रोजन है वो आपके क्या होने चाहिए, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके होने चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब ये स्पेसिफिक आपका रिएजेंट भी अटैकिंग स्पीसीज और मेन रिएक्टेंट दोनों स्पेसिफिक हैं, दोनों ही सेलेक्टेड हैं, तो बेटा हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रेजियो सेलेक्टिव। ये आपका ना, ये आपका केमिस्ट्री के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, टेक्निकल टर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा स्पेसिफिक रिएक्टेंट और रिएजेंट की हेल्प से। तो दिस इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, रेजियो सेलेक्टिव का मीन क्लियर हो गया। ओके, अब देखो, अब समझते हैं यहाँ पे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखो मैं एक बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये यहाँ पे एक्वस मीडियम होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H+ और Cl-। परफेक्ट है, H+ और Cl-। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्कोनिकोव रूल के ऊपर। तो ना क्वेश्चन इज दिस, का मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे R एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका R। यहाँ पे R1 ले लो या R2 ले लो, मैं लिखूं R1 = R2। अगर दोनों R1 = R2 है, इसके सामने मैंने बराबर से लिखा है HCl। HCl आपको पता है इट इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। HCl क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। बट ये जो मेन रिएक्टेंट एल्कीन दे रखा है ये कैसा है, सिमेट्रिकल। दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे कभी भी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कभी बन सकता है, क्या मार्कोनिकोव रूल आपका एप्लीकेबल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपका नो रिएक्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कोई भी आंसर आपका नहीं बनने वाला। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शंस में देखो, यहाँ पे आपका एल्काइल पार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ हाइड्रोजन और बाकी इधर कोई चेन है ही नहीं, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल ना। तो ये एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और जो रिएजेंट आपको दे रखे हैं वो HCl, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल ही है। आप देख सकते हो H+ साइन मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, Cl- साइन मिल रहा है। नाउ वी विल कम कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बच्चों क्या बोलता है बताओ, कि Cl- का अटैक मैं कहां पे करूं, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मैंने बोला था अनसैचुरेटेड कार्बन को चेक करना है। तो एक तो ये अनसैचुरेटेड है, एक ये अनसैचुरेटेड, बिकॉज ये डबल बॉन्ड से अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अनसैचुरेशन। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास इसका अटैक करा दो नेगेटिव पार्ट का। ऐसा मार्कोनिकोव रूल कहता है। पहले मार्कोनिकोव रूल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Cl माइनस को लेके जाएंगे और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन वाले को इसमें मैं अटैक करा दूंगा। तो अटैक कराऊंगा, यहाँ से पहला बन गया प्रोडक्ट आपका RNCH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। बाकी कॉमन सी बात है कि अगर Cl ने वहां पे अटैक किया तो जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3। तो ये जो बना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका है कैपिटल M प्रोडक्ट। ठीक है, कैपिटल M का मतलब मार्कोनी का प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड पे। तो बच्चों का दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज आपको जो बनेगी, और मार्कोनी का प्रोडक्ट जो बना है तो डेफिनेटली आपका मेजर होगा। ठीक है, दिस इज दी मेजर। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा हमेशा मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर हो, ये बात सही नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट मेजर आएगा। तो अभी हम लोग ना मैकेनिज्म पे चलेंगे, तो वहां पे क्लियर करेंगे कहाँ पे मार्कोनी रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है और कहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी यहाँ देखो, तो सेकंड कॉमन सी बात है, सेकंड वाले में क्या चांसेस होंगे प्रोबेबिलिटी में, तो भाई साहब यहाँ पे आप जोड़ दो CH2 और यहाँ जोड़ दो आप CH2 और यहाँ पे आपका क्लोरीन। बात समझ में आ रही है? तो ये दो बनेंगे प्रोडक्ट, लेकिन नीचे वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। और ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या है, बिकॉज इसने मार्कोनी का रूल फॉलो किया है, तो वो हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। करेक्ट है? सभी को समझ में आ रहा है? तो मेजर प्रोडक्ट क्लियर हो गया। जो आपका मार्कोनी का प्रोडक्ट है वही आपका मेजर होगा। परफेक्ट सभी को? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है? और दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक, यस दिस रिएक्शन इज करेक्टली मार्कोनिकोव, दिस रिएक्शन इज करेक्टली रेडियो सेलेक्टिव, दिस इज रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, इसको भी ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग आते हैं कार्बोकैटाइंस के रीअरेंजमेंट की तरफ। तो कार्बोकैटाइंस का हमारा जो रीअरेंजमेंट है ना, वो किस तरीके से होगा और क्या वहां पे हमारे आंसर्स बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में यहीं से आएंगी चीजें और आपको यहाँ पे परेशान किया जाएगा बार बार। तो पहले समझ लेते हैं कार्बोकैटाइंस अरेंजमेंट में है क्या। तो पहले हम पॉइंट की बात करते हैं कि बेटा जो कार्बोकैटाइन है, जहां पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको अपन कार्बोकैटाइन बोलेंगे। उसकी जनरल टेंडेंसी बच्चों यहाँ पे क्या होगी, कार्बोकैटाइंस की जो जनरल टेंडेंसी है वो बच्चों क्या होगी, ये अपने आप में एक ऐसा रीअरेंजमेंट करेगा, ये एक ऐसा रीअरेंजमेंट करेगा जहां पे जिस कार्बन पे, जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये हम खुद नहीं, ये हम नहीं कराते हैं, ये बच्चों क्या होता है कि ये सेल्फ होता है। ये जो मॉलिक्यूल है ना, जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, कार्बोकैटाइंस अपन वो से बोलेंगे, तो ये सेल्फ रीअरेंजमेंट है। पहली बात ये समझ लो, हम कुछ नहीं कराते हैं, हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका सेल्फ रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो मॉलिक्यूल्स अपने आप से सेल्फ रीअरेंजमेंट होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में ही स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेल्फ रीअरेंजमेंट प्रोसेस, ठीक है, सेल्फ रीअरेंजमेंट प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलेंगे बेटा कार्बोकैटाइंस का रीअरेंजमेंट। और ये जब ये रीअरेंजमेंट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे एटम की तरफ जाएगा जहां पे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कैसी हो जाए, मैक्सिमम। हम लोगों ने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हर जगह स्टेबिलिटी के ऊपर ही डिस्कशन किया है। तो अरेंजमेंट होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट होने के बाद मॉलिक्यूल्स अपने आप में ही ऐसे पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी फाइनली क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट इज दिस कि जब कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? तो बच्चों ये होता है एक्सोथर्मिक। दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी कार्बोकैटाइंस का यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे बेटा जो डेल्टा H की वैल्यू है वो आपकी आएगी नेगेटिव। चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, वो आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि थर्ड पॉइंट के अंदर क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कार्बोकैटाइंस की रीअरेंजमेंट के लिए? हाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कार्बोकैटाइंस का रीअरेंजमेंट होगा तो इसको जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो बेटा रूम टेम्परेचर पे ही ये सब कुछ एनर्जी लेता है, और रूम टेम्परेचर पे ही ये एनर्जी लेता है और रीअरेंजमेंट करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कार्बोकैटाइंस के रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है तो कराओ बिल्कुल उसे, अगर वो एज ए इंटरमीडिएट है, बिकॉज वहां पे रूम टेम्परेचर पे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, मतलब रीअरेंजमेंट को प्रोसीड कराता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये सारी कंडीशंस आपको जाननी जरूरी है। क्लियर है? बताओ जरा, क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। कार्बोकैटाइन का जो रीअरेंजमेंट है वो बच्चों पॉसिबल कहां पे नहीं होता है? कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल वहां पे नहीं होगा जहां पे कार्बोकैटाइन हो आपका अनसैचुरेटेड। कैसा हो? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अगर आपका कार्बोकैटाइंस होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी हो जाती है फिनिश। बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई कार्बन जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ही डबल बॉन्ड आ जाए, उसके साथ ही डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं होता है, ये रीअरेंजमेंट आपका ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, इतनी बात सभी क्लियर हो गई है? तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बोकैटायंस रीअरेंजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो मॉलिक्यूल अपने आप में ही, जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने तरीके से चीजों को शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ये बोलता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स में अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सेल्फ रीअरेंजमेंट करेगा, और सेल्फ रीअरेंजमेंट करने के बाद वो अपने मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को खुद ही डिफाइन कर लेगा कि भाई सबसे स्टेबल कौन सा है, वहां पे जाके आपका कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि ये अभी हम रिएक्शन प्रोसेस देखेंगे तो समझ में आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी वाला सेक्शन है। एक्सोथर्मिक होता है बेटा रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इस कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कुछ एनर्जी चाहिए होती है रीअरेंजमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए, है ना। तो उस केस में रूम टेम्परेचर पे ही ये आपकी एनर्जी लेता है और आपका आराम से बच्चों क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वहां पे पॉसिबल नहीं होगा जहां पे कार्बन के साथ, कार्बन पे जहां पॉजिटिव चार्ज हो उसके साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है सर? समझ में आ गया? सर पूछो। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, वो कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग, तो वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत है? वो स्पॉन्टेनियसली अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए खुद की एनर्जी रिलीज ही करता है ना, एनर्जी एक्सोथर्मिक है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूँ। सर ठीक है, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन जरा। ठीक है मैं बताता हूँ। देखो मैं, चलो मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बताइए आप मुझे, आप खाना खाते हो ना, आप मुझे बताओ, बिकॉज यू आर द सिस्टम, है ना। मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप खाना खाते हो, बिल्कुल खाना खाते हो, एनर्जी लेते हो, फिर उसके बाद आप काम करते हो, उसी एनर्जी को यूजफुल टास्क में कन्वर्ट करते हो जिसको बोलते हैं डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो आपने जब एनर्जी को कन्वर्ट किया, वो एनर्जी क्या हुई, आपने आपने पढ़ाई करी, आपने स्टडी करी, आपने कुछ और काम किया, तो हर काम में एनर्जी आपकी रिलीज भी हुई। तो आपने एनर्जी एब्जॉर्ब भी की, एनर्जी आपने रिलीज भी की है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें। अच्छा, उसके साथ दूसरी बात समझो आप, जैसे सुबह आप पानी पीते हो, दिन में पानी पीते हो, है ना, 4 to 5 लीटर्स पानी पीना चाहिए। तो जब पानी पीते हैं तो पानी पीने का मतलब हम लोग, जो डिहाइड्रेशन होता है डेली हमारी ह्यूमन बॉडी से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो जो चीज ली जाती है वो चीज रिलीज भी होती है। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन है हमारे नेचर के अंदर, जितने भी केमिकल रिएक्शन, में थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, हमारे नेचर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपका आइडियल नहीं है, ये समझ लो। कोई भी केमिकल रिएक्शन आइडियल रिएक्शन नहीं है। मतलब क्या है कि सारे के सारे रिएक्शंस एनर्जी को लेते भी हैं और सारे के सारे आपके जो रिएक्शंस एनर्जी को रिलीज भी करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एनर्जी को ज्यादा रिलीज करते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां से ए से बन रहा है बी, ध्यान दो मैंने लिखा है ए से बन रहा है बी, तो जब ए से बी का फॉर्मेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ए ने पहले एनर्जी ली भी होगी। तो अगर इसने एनर्जी ली है, मानकर चलो इसने 6 यूनिट एनर्जी इसने लिया, ध्यान देना मेरी बात सुनना, और इस बी ने एनर्जी जब रिलीज करी तो यहाँ पे इसने की सपोज 10 यूनिट एनर्जी इसने रिलीज की। बात समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, मैंने बोल रहा हूं कि यहाँ से ए से बी बन रहा है, ए ने यहाँ पे ली है 10 यूनिट एनर्जी इसने एक्सेप्ट करी है, और बी ने क्या किया, यहाँ पे 6 यूनिट एनर्जी इसने रिलीज की है। तो डेल्टा एच जो हम बात करते हैं, डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ए से जब बी बना है, ए रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि ए हमेशा जब बी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज ही करेगा, ऐसा नहीं है।
हर सिस्टम एनर्जी या तो कम मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं या फिर ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो ज्यादा एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लेस अमाउंट में रिलीज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सिस्टम एनर्जी कभी लेता ही नहीं है और कोई भी सिस्टम एनर्जी देता ही नहीं है। देता है बस लेस अमाउंट में, लेता है ज्यादा अमाउंट में। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो ज्यादा कम अमाउंट एनर्जी लेते हैं, ज्यादा अमाउंट एनर्जी को रिलीज करते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। तो डेल्टा एच जो हम बात करते हैं वो होता है चेंज, वो होता है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं यहाँ पे करूं फर्स्ट रिएक्शन में 10 - 6, ध्यान देना क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव में +4 यूनिट आ जाएगा। मैं सेकंड रिएक्शन की अगर बात करूं डेल्टा एच यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 6 - 10, डिफरेंस निकलने तो यहाँ पे -4 आएगा। तो डेल्टा एच माइनस आ गया, मतलब दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इन फर्स्ट रिएक्शन पॉजिटिव में आ रहा +4, तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमने कभी ऐसा कहीं लिखा है, आपने कभी नहीं देखा हो कि H अगर नेगेटिव में है तो एक्सोथर्मिक, ये गलत है। मैं लिखता हूं डेल्टा एच अगर नेगेटिव में है तो होता है एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कि भाई प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की साइड में एनर्जी क्या थी, तो उसमें उसका जो नेगेटिव होगा, उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा, उसका जो डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की साइड में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ही आपको एक्सप्लेन करेगा कि प्रोसेस हमारा एक्सो है कि इंडो है। कि आपको मेरी, अगर मैं सिंपल ये बोलता कि ए से जब बी बना था तो 10 यूनिट एनर्जी इसने रिलीज की थी, मैं दूसरा बोलूं कि ए से जब बी बना था तो यहां से इसने 6 यूनिट एनर्जी रिलीज करी गई, तो आप कभी बता ही नहीं सकते हो कि कौन सा इंडो कौन सा एक्सो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए की साइड में एनर्जी 6 यूनिट थी, बी की साइड में एनर्जी 10 यूनिट थी, तो मैं माइनस करूंगा, मैं बोलूंगा डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव आया, नीचे डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो वो प्रोसेस इंडो हो गया है, नेक्स्ट प्रोसेस एक्सो हो गया है। दूसरा मैं ऐसे बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला है कि पहला प्रोसेस आपका यहाँ पे डेल्टा एच अगर आपका मैंने बोला नेगेटिव है, तो कॉमन सेंस आपको ये दिखाना है कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी कम रिलीज हुई होगी और रिएक्टेंट के साइड में एनर्जी से ज्यादा एक्सेप्ट करी होगी। मेरी बात सुनना, दोनों में प्रोसेस को बोल रहा हूं। तो यहाँ पे जब मैं माइनस करूंगा, तो वहां पे वैल्यू आपकी नेगेटिव निकल के आएगी। तो जब नेगेटिव निकल के आएगी तो दैट विल डिफाइन कि प्रोसेस हमारा एक्सो है कि हमारा एंडोथर्मिक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा भी मैंने कार्बोकैटायंस के रिअरेंजमेंट की बात की थी, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला एक्सोथर्मिक, तो नो डाउट मैंने बोला है कि एनर्जी को वो एक्सेप्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो मैंने बोला कि एनर्जी को, मैंने एक टर्म ऊपर यूज किया था कि सेल्फ रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स खुद से रीअरेंजमेंट करता है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तो एनर्जी चाहिए ना, कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी चाहिए ना। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे मिल रही है, जब वो रेजमेंट हो जाएगा तो उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका अनस्टेबल, ध्यान दो, जो आपको रिअरेंजमेंट, जो आपको पहले कार्बोकैटायन मिलेगा वो अनस्टेबल होगा, अगर अनस्टेबल होगा तो ही तो रिअरेंजमेंट करेगा। तो मान लो ए से बन गया है बी और बी आपका मान लो मोर स्टेबल है, अगर मोर स्टेबल है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एनर्जी रिलीज होगी। आपको पता है कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज डिफाइन कि जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो उसने रिलीज कर दिया प्रोडक्ट की साइड में, तभी उस प्रोसेस का नाम हुआ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो रिअरेंजमेंट में एनर्जी ली जाती है और दी भी जाती है, लेकिन बी विल डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच किस तरीके से एक्ट कर रहा है, डेल्टा एच की यूनिट्स क्या आ रही है, क्या सिंबल आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो वही डिफाइन कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव डेल्टा एच आएगा तो एंडोथर्मिक और डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक। बस यही स्टेप है। सभी को समझ में आ गया? बताओ जरा, जिस बच्चे का डाउट था उनको क्लियर हुआ? ओके, डन। अब देखो, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑर्डर। तो कार्बोकैटायंस का जो रीअरेंजमेंट जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होगा और क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो बेटा वो कन्वर्ट होगा सेकेंड डिग्री में। क्यों होगा आपको पता है, बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी। और आपको जीओसी बन के एक्सेप्ट में आपको रूल भी पता होंगे कैसे कैसे होगा। ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, तो अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है तो बच्चों प्लीज उसको आप सेकेंड डिग्री में चेंज करो। अगर सेकेंड डिग्री मिलता है उसको 3rd डिग्री में चेंज करो। मतलब 1 डिग्री अगर 3rd डिग्री तक पहुंच सकता है तो बिल्कुल लेके जाओ। बात समझ लो, 1 डिग्री कार्बोकैटायन अगर 3rd डिग्री तक पॉसिबिलिटीज है उसकी पहुंचने की तो पहुंचाओ इसे, लेकिन पहले 1 डिग्री को सेकंड डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, देन सेकंड डिग्री को 3rd डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कार्बोकैटायंस का। सेकंड पॉइंट बच्चों हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन नेचर।
नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन ऑर्डर या माइग्रेशन नेचर क्या होगा आपके स्पीसीज का जो भी अटैच्ड होंगी। तो बेटा हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, फिर उसका नेचर आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपको मिलेगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप मिलेंगे। और एल्काइल ग्रुप के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप पहले, फिर आपका सेकेंड डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, और सबसे लास्ट में आएगा आपका CH3। और ये जो ऑर्डर है ये तभी समझ में आएगा जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करूंगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको ऑर्डर दिमाग में आपको अच्छे से बैठेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्राइड हाईएस्ट संदेश, ओके, हाँ बिल्कुल। तो मैं इसका जो अरेंजमेंट वाला ऑर्डर है, मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी जेई मेंस की तरफ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, एडवांस की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी मेंस को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस अगर समझ में आ जाएगा तो एडवांस की तरफ मूव करने में तकलीफ नहीं होने वाली है, वो बहुत ही ईजी आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बताइए जरा, सभी बच्चों क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस पे। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे यहाँ पे एप्लीकेशंस, यूज योर पेस बच्चों, और बताओ इनके आंसर सभी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो बच्चों, सिंपल सा CH3, नाउ दिस इज CH2 एंड नाउ दिस इज CH3। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रीअरेंजमेंट प्रोसेस, राइट? तो बताओ बच्चों, इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा? सभी लोग कॉपी पेन पेपर साथ में रख लो, रखोगे साथ में, रीअरेंजमेंट समझ में आएगा। मैं ही लिखूंगा तो मुझे समझ में ज्यादा आएगा, आपको समझ में कम आएगा, यही नेचर का रूल्स है। आप पेपर कॉपी पेन साथ में रखो, बराबर क्वेश्चन दिया है उसको करते चलो और आंसर आप बनाओ। चलो यहाँ पे, हाँ 1 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा। परफेक्ट संदेश, ठीक है, ये आपका CH2, बिकॉज बैलेंसी आपके यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, तो ये CH2। तो यहाँ पे आपको बताना अरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा और कहाँ पॉसिबल होगा। चलो बताओ, मैं क्वेश्चन अभी मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा अमूल्या से। अमूल्या बेटा प्लीज बिना टाइम लिए हुए जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, गलती होगी तो होने दो, लेकिन बताओ मुझे, बताओ। चलो अमूल्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आंसर बताओ। अमूल्य आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज बोलो। दीप्ति आप बताओ बेटा। सर नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है दीप्ति, मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी गर्ल्स नहीं बोलती है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है ऐसा आपने बोला है। चलो मैं पूछता हूँ संदेश से, संदेश बताओ बेटा। सर हाइड्राइड शिफ्ट होगा इधर। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, दीप्ति ने बोला नहीं होगा, आपने बोला होगा शिफ्ट, ठीक है। तो पहले तो देखो, यहाँ पे मैं दोनों लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो कि ये जो कार्बन पे जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन अटैचेस डायरेक्टली 1 कार्बन एटम आपके इसके साथ, राइट, सिंगल बॉन्ड से। तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटाइन, यू नो वेरी वेल, 1 डिग्री कार्बोकटाइन। दिस इज 2nd डिग्री कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये सभी को डिग्री समझ में आता है ना, डिग्री तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा था, तो ये डिग्री वाले आपको मैंने पहले बता दिया। अब ना क्वेश्चन हमारा आता है कि मैंने बताया था अगर 1 डिग्री कार्बोकटाइन बेटा आता है तो उसको चेंज करो 2nd डिग्री में, 2nd डिग्री वाले को करो चेंज करो 3rd, अगर पॉसिबिलिटीज है तो ही चेंज करना है। तो हमारे सामने 1 डिग्री है, तो पहले मैं जाना चाहूंगा 1 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 2 डिग्री में, स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो मैं क्या करूं? तो मैंने भी जस्ट मैंने बताया था, दीप्ति ध्यान से सुनो, मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खुद चल के नहीं जाता है। पॉजिटिव का मतलब नथिंग, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होता है। पॉजिटिव का रोहित ने सही आंसर किया, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव विद सिंबल। ये सिंबल आपके लीविस स्ट्रक्चर का है, लीविस स्ट्रक्चर का एक सिंबल है सिर्फ, पॉजिटिव नेगेटिव डॉट क्रॉस ये सारे सिंबल्स हैं, इनका मतलब कुछ भी नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन चला गया है। मेरी बात समझ में आ गई है? पॉजिटिव और नथिंग, तो पॉजिटिव चल के कुछ नहीं होगा, उसका मतलब ही कुछ नहीं है, वहां पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे परफेक्टली देखो कि जो आपको यहाँ पे इसके पास में CH2 वाला सीन दिख रहा था ना, इसको मैं ना फिर से आपको करता हूँ एक्सप्लेन।
ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन था, इसके पास ये 2 हाइड्रोजन थे। अगर मैं ऐसा करूं, जैसा भी मैंने अरेंजमेंट हाइड्राइड बताया था, हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज, बहुत सी टीचर करा कहते हैं पॉजिटिव को इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, नहीं, यहाँ से हाइड्राइड, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला भी हाइड्रोजन, नीचे वाला भी, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा बेटा, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो लेके जाएगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो देगा ही नहीं, उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट करेगा, और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो यहां से बेटा रिलीज हो जाएगा H- की फॉर्म में, और इसका नाम होता है नेगेटिव चार्ज का मतलब लास्ट में आएगा सफिक्स आपका IDE, तो बन गया हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन बच्चों कहां मूव करेगा, इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए, तो ये यहां से रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद यहाँ पे करेगा अटैक। मेरी बात समझ में आई, जैसे अटैक करेगा तो ये तो CH3 बन जाएगा। मेरी बात समझो, ये तो बन गया आपका, यहाँ ये तो ऑलरेडी CH3 था इनिशियली, यहाँ पे ये बन जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट हुआ है, तो मतलब वो आपका H- रिलीज पूरा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ गया, और ये आपका बन गया यहाँ पे CH3। तो ध्यान से देखो कि ये कार्बोटाइन यहाँ पे 1 डिग्री में था, ये 1 डिग्री में था, अब ये कन्वर्ट होके हो गया है 2nd डिग्री। क्या 3rd डिग्री की पॉसिबिलिटीज है, नहीं है, कोई चांस नहीं है, 3rd डिग्री वहां पे बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपका रिएक्टेंट था वो था आपका लेस स्टेबल। कैसा था बच्चों, लेस स्टेबल। इसने किया अरेंजमेंट, आपको बहुत अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल, GOC1 आपको बहुत अच्छे से बता रही होगी यहाँ पे, ये आपका स्टेबल अधिक क्यों है, आप हाइपर कंजुगेशन से भी निकाल सकते हो बच्चों। मुझे बताओ इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर विल फॉर्म, हाउ मेनी, आंसर विल बी 2 ना, आंसर विल 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। क्या सभी को समझ में आ रहा है, बिकॉज अल्फा कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है। यस, बिल्कुल सही आंसर है संदेश, बाकी बच्चे भी आंसर करो भाई। ये देखो संदेश तो नीट बैच का बेटा बच्चा है, और बाकी लोग JEC वाले हैं वो आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक α1 ये α2 बोलोगे नहीं ना, तो रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3α हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर मत बोलना क्या हो रहा है मेरे साथ, और यहाँ पे ये 3α हाइड्रोजन है, 3+3 आपके 6α हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ पे मिलेंगे 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो जहां पे जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं, और हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है कार्बोटाइन वाले केस में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, GOC1 के अंदर मेमोराइज करो, दिमाग लगाओ, और लेक्चर को फिर से देखो, नहीं आए तो मुझसे फिर पूछो। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। ये तो आंसर हाइपर कंजुगेशन के बेस पे, आप इंडक्टिव के बेस पे भी निकाल सकते थे ना, बिकॉज यहाँ पे एक प्लस आई यहाँ पे है, एक प्लस आई यहाँ पे, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, 2 प्लस आई दोनों साइड से, यहाँ पे C2H5 एक ही साइड से प्लस आई है, तो डेफिनेटली हमारी जो, और आपको पता है अच्छे से कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अप टू 3 कार्बन DNP, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पे समझ में आ गया, फर्स्ट केस क्लियर। दीप्ति बताओ बेटा। हाँ सर, यस। ओके, थैंक यू। अब देखो सेकेंड, जरा इसको बताओ, CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3 एंड दिस इज CH, यहाँ कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कर लेते हैं अपन CH2, और ये आपका यहाँ पे CH3। बताओ इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो कैसे होगा और क्या होगा, कोशिश करो और बताओ, कोशिश करो और बताओ सभी लोग, क्योंकि मैं थोड़े से एडवांस सेक्शन की तरफ जाने वाला हूँ धीरे से। बताओ बच्चों सभी लोग, कोशिश करो, अपनी कॉपी पेन साथ में रख लो, जो जिन लोगों को सीधा आंसर पता है सीधा भी कर सकते हैं बैठ के अपनी कॉपी पेन पे। CH2 एंड CH2 पॉजिटिव, सिंपल से एग्जांपल अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर है तो करके दिखाओ इसे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, CH3 यहाँ पे CH, नीचे आपका यहाँ पे CH3, ये आपका यहाँ पे CH2, ठीक है। इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा हम एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में हम कोशिश करते हैं कि चलो मैं मॉलिक्यूल लेके आता हूँ CH3, ठीक है। नेक्स्ट आपका CH, यहाँ पे CH3 है, ये आपका CH2 है, यहाँ पे कर लेते हैं CH प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका CH3 है, बिकॉज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है, ओके।
ठीक है, ये वाला केस मैंने आपको डिफाइन किया है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको बताना है इन केसेस के अंदर। एक केस और यहीं पे ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, बताओ यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा इस केस के अंदर भी। तो चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर्स किए हैं। सुजल ने किया है, होगा सर मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रोहित ने बोला 3rd डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, परफेक्ट, ओके। आविष्कार भाई क्या चल रहा है आजकल यार, आंसर तो बताओ भाई, क्या होना चाहिए। चलो बच्चों करते हैं अपन लोग कंटिन्यू, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनकी तरफ मैं चलता हूँ। देखो ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, बहुत अच्छी कोशिश की है, ठीक है, और बिल्कुल बच्चों मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे रोहित ने किया है सेकेंड में, ओके परफेक्ट। तो देखो जरा बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट डिग्री। थोड़ा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री कितनी आएगी, 1 डिग्री आनी चाहिए कि 2 डिग्री आनी चाहिए, सर 2 डिग्री, बिकॉज 2 कार्बन उससे डायरेक्टली अटैच्ड है ना। डिग्री यू नो वेरी वेल, डिग्री का मतलब जिस भी स्पेसिफिक कार्बन एटम के बारे में मुझे देखना है, मुझे स्टडी करनी है, उससे अटैच्ड कार्बन कितने हैं डायरेक्टली अटैच सिंगल बॉन्ड के थ्रू, हम सीधा उसे कॉल कर सकते हैं बेटा सेकंड डिग्री। ये समझ आइए सेकंड डिग्री। इधर देखो ये 1 डिग्री, ये कितना 1, ये आप सॉरी दिस इज सेकंड डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। यहाँ देखोगे तो ये 3rd डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, डिग्री मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब बाकी का आप करके देखो कि यहाँ पे जो सेकंड डिग्री वाला है उसके साथ क्या मैं करूं, कहां से करूं हाइड्रोजन को शिफ्टिंग। तो हमारे पास 2 चांसेस हैं। एक चांस हमारे पास बच्चों यहां से कि यहां से सर निकालो हाइड्राइड, इसके बगल से निकालो H-, और सर इस कार्बन के पास ये दिख रहा है मुझे हाइड्रोजन, तो सर यहां से भी H- आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास 2 चांस हैं H- निकालने के। तो अब यहाँ पे फाइट होने वाली है कि दोनों में से पहले कौन किसकी तरफ जाए। तो अब हम आते हैं बच्चों माइग्रेटरी नेचर की तरफ। तो माइग्रेटरी नेचर हमारा क्या बोलता है बच्चों, जल्दी से बताओ। माइग्रेटरी नेचर हमारा ये बोलता है कि जो हाइड्राइड तो दोनों तरफ ही है, लेकिन सबसे पहले किसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है क्योंकि हाइड्राइड तो दोनों ही है, तो सबसे पहले रेजिमेंट जरा याद करो। रेजिमेंट में यहाँ पे H- दोनों साइड है सर, कोई इश्यू नहीं है। अगर H- 3rd डिग्री पे 4 डिग्री हो जाता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। इधर दोनों जगह यहाँ भी H- है, यहाँ भी H- है, ये भी H- बनेगा, ये भी H-, यहाँ से एक H- निकलेगा ना, दोनों H-। व्हाट इज द आंसर। इधर ये 2nd डिग्री है, वो 3rd डिग्री है, तो फिर कौन सा होना चाहिए बताओ मुझे, टर्सरी 3rd डिग्री, परफेक्ट। मैंने बताया ना एल्काइल वाले ग्रुप पे आ जाओ, तो 3rd डिग्री याद करो, 3rd डिग्री एंड 2nd डिग्री एंड आपका 1 डिग्री, ये तो रूल्स था ना। आप बताओ मुझे, यही तो रूल्स था ना, सभी लोग बताओ पहले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 3rd डिग्री से मैं शिफ्टिंग कराऊंगा इस हाइड्राइड की, इसकी शिफ्टिंग नहीं होगी, सिर्फ इसकी ही शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा, मैं नीचे बना रहा हूँ देखो, कार्बन 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 में सिर्फ मैं कार्बन लिखूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी कार्बन को आप ज्वाइन कर लो, करेक्ट है। बस ये बन गया आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर। और ये वाला यहाँ पे H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। हाइड्राइड शिफ्टिंग हो चुकी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगी बच्चों इस मॉलिक्यूल में, कर भी लो तो कोई इश्यू ही नहीं है, वो भी 2nd डिग्री ही मिलेगा, ऑलरेडी 2nd डिग्री है, ऑलरेडी 2nd डिग्री है, तो कुछ भी अरेंजमेंट मत करो, जैसा है वैसा बना रहने दो। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल में बताओ जरा, इस नेक्स्ट 3rd मॉलिक्यूल में क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होने के चांसेस हैं कुछ, दिस इज CH2 एक्चुअली, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग होने के चांसेस हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है, चेक करो, ये 2nd डिग्री है, ये 3rd डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो सबसे पहले बच्चों 1 डिग्री को 2 डिग्री में चेंज करें अपन, कर सकते हैं, ठीक है, इसको इसको इस यहाँ से H- निकालो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव 2nd डिग्री हो गया सर, मोर स्टेबल हो गया, कुछ और भी सर शिफ्टिंग हो सकती है क्या, 2nd डिग्री 3rd डिग्री में भी जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, बिल्कुल सही। अब वापस से 1 डिग्री में जाएगा नहीं, बिकॉज अनस्टेबल हो जाएगा, पीछे जाएगा नहीं, फ्रंट पे ही आएगा। तो यहाँ से निकाल दो ये वाला H- की फॉर्म में, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपका पॉजिटिव यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर, मतलब कार्बन 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 पॉजिटिव यहाँ लगा लो, बाकी आपका ये बन गया मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। सभी को समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पे आ जाओ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपका यहाँ पे 2 डिग्री, ये आपका 3rd डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसके अरेंजमेंट कैसे होगा बताओ? 2 डिग्री है, क्या 3rd डिग्री में जा सकता है? तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं बच्चों के, देखो यहां से निकलेगा H माइनस, ये 2nd डिग्री है, ये 3rd डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा भी था ध्यान से, अभी लोगों ने इस पे स्टडी भी की थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ। इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों। यहाँ पे क्या ये 1 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री है ना, और ऑलरेडी आपका यहाँ पे 2 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये वापस तो इधर तो आ नहीं सकता है, ये तो कैंसिल है, फ्रंट पे ही जा सकता है। अगर फ्रंट पे जाएगा तो फ्रंट पे जाने के बाद फिर से 2 डिग्री ही मिलेगा। अगर वहां से H माइनस को इधर शिफ्ट भी कर दो तो भी 2 डिग्री मिलेगा ना, मुझे बताओ ध्यान से, 2 डिग्री ही तो मिलेगा ना। परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है? 2 डिग्री मिले, कोई चेंज तो नहीं हो रहा है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज मूव करे तो मूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए अधिक। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले ये 2 डिग्री था, नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2 डिग्री ही बनेगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में कोई चेंज है, स्टेबिलिटी को लेकर कोई चेंज आपको दिख रहा है क्या? मुझे जल्दी से बताओ। अभी आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकाटाइंस डिफाइंड बाय अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन विल फर्स्ट, राइट। इंडक्टिव काफी बाद में आएगा। तो हाइपर कंजुगेशन भी अगर आप लगा के देखो तो आप आंसर तक समझ सकते हो कि जहां पे 2 डिग्री पहले से प्रेजेंट था उसके पास मिलेंगे आपके कितने 3 to 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, 5 हाइपर कंजुगेटेड, 3 यहां से मिलेंगे, 2 यहां से मिलेंगे, 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर से मिलेंगे। लेकिन पॉजिटिव अगर आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो अगर पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर यू हैव गॉट? तो बच्चों यहाँ से कितना मिलेगा बताओ? 2 हाइड्रोजन इधर से मिल जाएंगे, 1 या 3 मिलेगा हाइपर कंजुगेटेड। तो बताओ मुझे क्या वहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी? दीप्ति यस, क्या आपको 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर से क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? तो क्या आपको माइग्रेशन करना है? क्या आपको रिअरेंजमेंट करना है? बच्चों मेरी बात समझो। ऊपर वाले केस में शिफ्टिंग की थी मैंने, तो अचानक आपका 2nd डिग्री जहां पे था ना वो सीधा 3rd डिग्री में बदल गया था, सीधा 3rd डिग्री में बदल गया था ना। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं सर इंडक्टिव नहीं, हाइपर कंजुगेशन भी सोचो साथ में। तो यहाँ पे सारे इफेक्ट सोचो। जोसेफ फर्स्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है वही समझ सकता है, जोसेफ फर्स्ट का जिसने रिवीजन सही से किया है वही कर सकता है, जोशी बन के लेक्चर जिसने सही से देखे ईमानदारी से वही इस पे काम कर सकता है। ये बात समझ लो, क्योंकि मैं जोशी बन को फिर से नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल क्लियर कंडीशन है। जो मैं पहले पढ़ाया था डेप्थ में स्लो पढ़ाया था, लेक्चर्स को देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से ही यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, देखो उनको ध्यान से, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ऊपर वाले केस में क्या है, 2nd डिग्री सीधा 3rd डिग्री बन गया था, बस सर स्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन नीचे वाले केस में 2nd डिग्री पे करके तो देखो, कर लिया तो हाइपर कंजुगेशन कम हो रहे हैं ना, तो इसकी स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे सर कोई भी रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं होगा। बहुत से बच्चे अरेंजमेंट कर देंगे और आंसर गलत करके बैठ जाएंगे, ये तो समझाना है मुझे। तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। नो, हाउ कैन यू अगेन? ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा, प्लीज लिसन, प्लीज अनिकेत, ये मेरे हाथों में नहीं है। मैंने बोला था सेल्फ रीअरेंजमेंट मेरे हाथों में है क्या कि H माइनस निकालो इधर से इधर चिपका दो? ये मेरे हाथों में नहीं है ना आपके हाथों में है। दिस इज सेल्फ रीअरेंजमेंट, दिस इज सेल्फ रीअरेंजमेंट। ये मॉलिक्यूल अपने आप से ही करता है मेरे भाई। हम लोग तो रूल्स लगाते हैं, हम लोग रूल्स, केमिस्ट्री फिजिक्स में यही तो डिफरेंस है। हमेशा मैंने बोला है, हम लोग पहले चीजों को स्टडी करते हैं, उनके बाद चीजों को लिखते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो सोचते हैं वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है। यही चीज है, समझो ध्यान से। हम लोग अपने हाथों से नहीं कर रहे हैं, रूल्स के साइड से चल रहे हैं। रूल्स जीओसी बन लगा रहे हैं, जीओसी बन को लगाओ, जीओसी बन को मत छोड़ो। जीओसी बन छोड़ दोगे ना सर। हाँ बताओ। तो फिर लास्ट सेकंड में और लास्ट में क्या फर्क है? लास्ट सेकंड और लास्ट में? लास्ट सेकंड मतलब कौन सा वाला? ये वाला क्या? नहीं, लास्ट सेकंड ये नीले वाला के क्या? ऊपर वाला। नीले, हाँ। ये वाला आपको दिख रहा है? अरे मेरे भाई ये 1 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या डिफरेंस है आप देखो ना। वो 1 डिग्री पे है, सामने 1 डिग्री से कन्वर्ट हुआ 2 डिग्री में, 2 डिग्री से कन्वर्ट 3rd डिग्री में है। डिग्री बदलती जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 2 डिग्री पे पहले था, 2 डिग्री से फिर से 2 डिग्री पे, कहाँ स्टेबिलिटी बढ़ी? हाइपर कंजुगेशन कम। ऊपर वाले केस में क्या हुआ, जब पॉजिटिव जहां पे था इधर से देखो तो सिर्फ 2 ही हाइपर कंजुगेशन, जैसे पॉजिटिव गया 2nd डिग्री पे तो कितने हाइपर कंजुगेशन? अरे बताओ कितने? 3 इधर 1 इधर 4,
स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और अंदर जाएगा तो कितने बताओ जल्दी से? 3 3 6 6 हो गए ना, हो गए ना 6, और 2 इधर हो जाएंगे, कितने हो गए? 8। स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस, लास्ट में 2 से 2 है इसलिए वही रहेगा। जोशी बन याद है आपको? यस बस जोशी बन याद है तो फिर मैं तो आपके सामने एक कमजोर हूँ, वीक हूं मैं आपके सामने। जोशी बन अगर आपको अच्छे से पढ़ाई है, मैंने इतना डेप्थ में पढ़ाया है सीरियसली, अगर आपको वो याद है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत ईजी है। मैं हाइपर कंजुगेशन लगातार बोलता चल रहा हूँ, इसीलिए कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि सर इसको ऐसे उसको ऐसे, इसी में कंपेयर करा रहा हूँ, चीजों को बहुत क्लोज लेके चल रहा हूँ और रूल्स पूरा बता रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल रोहित यार, जोशी बन पूरा यूज होने वाला है, जिनको नहीं पता फिनिश, लेक्चर छोड़ दो मेरा, मैं सीधा बोलता हूँ। एडवांस तक जाना है, आईआईटी तक जाना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को गर्म करना पड़ेगा, खोपड़ी गर्म होगी तभी रिजल्ट आएगा, वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नीट एग्जाम नहीं है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे ठीक है कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हमारे 120 130 मार्क्स आ जाएंगे। एडवांस में ब्लैंक, मेंस निकालना है, मेंस सबका निकल जाएगा, मेंस सबका निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आईआईटी तक जाना है, आईआईटी बॉम्बे का जिनके ड्रीम है ना, पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, दिमाग गर्म करना पड़ेगा, वहां तक टकराना पड़ेगा, क्वेश्चन से टकराना पड़ेगा, बार बार टकराना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, बताने के लिए मैं हूं, लेकिन पूछना पड़ेगा। आप बच्चे बोलते नहीं हो, वो आपकी इश्यू है। चलो परफेक्ट, यहां तक सभी क्लियर हो गया? सही बच्चों क्लियर हो गया? बताइए जरा, सभी लोग एग्री हो? परफेक्ट, क्लियर, ओके। नाउ वी विल कम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट। अब देखता हूं जीओसी बन कितना किसको पता है। जो बच्चे बोलेंगे उनके साथ मैं खड़ा हूं, जो नहीं बोलेंगे उनके साथ मुझे नहीं पता कौन खड़ा है, ठीक है, लेकिन बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। देखो बच्चों, आज से मैं क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट कंपाउंड ये है, आपको बताना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट, इसको रेट के बारे में अरेंज करना है फर्स्ट। अब मैं पूछूंगा ना आपसे, देखो ध्यान से, एल्कीन की स्टेबिलिटी अभी पूछता हूँ, क्या क्या आंसर बनेगा आपको, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, सेम मॉलिक्यूल्स पढ़ा चुका हूँ, अभी पता चलने वाला है 5 कंपाउंड, 5वां कंपाउंड ये हो गया है, एंड 6 वन इज, इसको मैं ले लेता हूँ इस तरीके से एक्सटेंशन कर देता हूँ, एंड 7th वन इज लाइक दिस। चलो बताओ, हाइपर यहाँ पे आपको मैंने सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम, इसका ऑर्डर अरेंज करना है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, आंसर सभी को करना है, ऑर्डर आप मुझे लिख के भेज सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पर बताओ जल्दी से, कोशिश करो जल्दी जल्दी कोशिश करो और बताओ आंसर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं इस तरीके से, सपने सजाना बहुत जरूरी है कि मैं आईआईटी में पहुंचूंगा, लेकिन मेहनत करने के लिए कौन करेंगे, पापा मम्मी तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप जानते हो अच्छे से, आपको ही करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। CCl3, नेक्स्ट में देता हूं आपको यहाँ पे Cl। अब देखूंगा ना आपके कितना पढ़ाई किया आप लोगों ने सही से, यहाँ पे मिथाइल। चलो बताओ ऑर्डर, अभी मजा आने वाला है। अब देखो यहाँ देखो बच्चों, सीधा सा पॉइंट है कि मैंने आपको पढ़ाया था एल्कीन की स्टेबिलिटी, यू नो वेरी वेल, एल्कीन की स्टेबिलिटी मैंने लास्ट जीओसी 1 में आपको डिस्कस की थी और बहुत ही अच्छे से बताया, सारे रूल्स भी आपको बताए थे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, वो सारे केसेस मैंने आपको डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, है ना, 3 to 4 रूल से आपको अच्छे से पता होगा, आपने मेमोराइज किए भी होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ई पॉजिटिव चार्ज, इसका अटैक, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे ज्यादा, कहाँ पे स्लो, कहाँ पे किस तरीके से होगा। तो बच्चों जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ज्यादा होगा हम उसी तरीके से देख सकते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं फटाफट से। तो देखो ध्यान से, सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो जैसा आपने हाइपर कंजुगेशन लगाया मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इसके ऊपर। तो सबसे पहला आपका आएगा यहाँ पे, टोटल मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दी थी मैंने क्या, यहाँ पे 1 and 2 and 3 and 4 एंड नेक्स्ट इज 5 6 and 7, ये अपना 7 है, करेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है। तो 7 में देखो आप, 7 में ध्यान देखो 3 3 4 3 और 3 6 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 और 12 हाइपर कंजुगेशन आपको मिलने वाले हैं, बहुत तगड़ी इसकी स्टेबिलिटी है।
परफेक्ट रो है। तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा कौन सा वाला, 7 वाला, बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे 3 3 एंड 3। तो पहले तो हम हाइपर कंजुगेशन को लगाएंगे, उसके बाद बाकी चीजें चेक करेंगे। 9 बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज 6। उसके बाद कौन सा आएगा बताओ बच्चों, उसके बाद कौन सा, सिमेट्रिकल वाला या अनसिमेट्रिकल वाला, कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, Unsymmetrical. सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? Unsymmetrical. हाँ बिल्कुल, अनसिमेट्रिकल। हाँ अभी अभी इसमें, हाँ अभी इसमें कौन सा आना चाहिए, हाँ करेक्ट आंसर। अभी इसमें से कौन सा आना चाहिए, ये 5 वाला आना चाहिए कि इसके बाद आपका ये आना चाहिए? अरे भाई ये जो सिसो ट्रांस वाली कंडीशन है ना, सिसो ट्रांस वाली, ये आपको पता ना इसका डाइपोल मोमेंट, इसका बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना, ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 ना, होता हाँ है 0। 0 होता है। हाँ बिल्कुल सही, सिस वाले का नॉट इक्वल टू 0। अरे पता है ना, ये सिस ऊपर दिख रहा है, सेम साइड में सेम ग्रुप, सिस अपोजिट साइड में ट्रांस, बिल्कुल सही। डाइपोल वहां पे आपका, वहां पे 0 नॉट 0 है थर्ड वाले केस में, और यहाँ पे आपका 0 हो चुका है। इस वाले केस में बताओ तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अरे यही वाला केस आएगा ना, 5वां आएगा ना, 5th। तो इसके बाद आपका सबसे पहले 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, और 5 के बाद आपका कौन सा आना चाहिए बताओ मुझे, 5 बाद कौन सा आना चाहिए जहां पे डाइपोल नॉट इक्वल टू 0 ना, सिस, सिस आना चाहिए ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसके ऊपर ऊपर आ जाएगा आपका, देखो सबसे पहले कौन सा आएगा हाईएस्ट में, 7, फिर 6, फिर 5 तक सभी को समझ में आ गया, 5 तक। 5 के बाद कौन सा आएगा, 5 से कम होगा आपका 4th, लेकिन ये नहीं कि इसमें रूल चेंज होगा, रूल क्या चेंज होगा वो समझो। अरे ये आपका जो 4 वाला है ना, वो 3 से भी कम होगा, तो 3 वाला पहले आ जाएगा, तो 5 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद कौन सा आएगा बताओ मुझे। इसके ऑर्डर को अगर मैं सही ढंग से अगर आपको एक बार बताऊं यहाँ पे, तो देखो मैं थोड़ा ना यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आ गया होगा, 1 सेकेंड, इसको ना थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको यहां से निकालता हूं मैं, 1 सेकेंड। चलो मॉलिक्यूल लेता हूं मैं सिर्फ, फिर करता हूँ एक्सप्लेन पूरा। देखो ये मॉलिक्यूल्स आगे सामने है ना, चलो अपन लोग यहाँ पे करते हैं इसका स्टार्ट। तो देखो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ये सबसे अधिक होगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो आपका वो रहेगा। अच्छा अब यहाँ तक आ जाओ कि जो 5th मॉलिक्यूल है, 5th मॉलिक्यूल जो मैंने बना के दिया है उससे अधिक 6 का होगा, ठीक है। अब 5th और 4th में जरा चेक करो, 5th और 4th में से किसका अधिक होगा, ऑब्वियसली 5th का अधिक होगा, ये बात ठीक है। अब आ जाओ आप 4 और 3 में, 4 और 3 में किसका अधिक किसका कम बताओ, 4 और 3 में, सिस और ट्रांस की बात कर रहा हूँ, किसका कम किसका अधिक, अरे 4th का कम होगा, ध्यान दो 4th का कम होगा, 4th का कम, बिकॉज डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या था, नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0, ठीक है, और यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा था, वो तो आपका आ रहा था नॉट इक्वल टू 0। तो 3rd वाले से 4th वाले कम होगा, बिल्कुल सही है, ऊपर सिस है, बिल्कुल करेक्ट है। तो Sir, but 3rd वाले से stability. 4th वाले कम, इसके बाद आओ 2nd और 3rd, 2nd 3rd में किसका देख, 2nd 3rd में किसका देख, अरे यार सीधी सी बात है, पोलैरिटी पता है क्या, पोलैरिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा ना, पोलैरिटी अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, क्या क्लियर हो रहा पॉइंट, पोलैरिटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे, भाई पोलैरिटी जितनी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे डिपेंड करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा, जहां पे पोलैरिटी ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट किया जाएगा, भाई साहब ये बात समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आपका अट्रैक्ट किया जाएगा, ज्यादा संदेश, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सभी बताओ, पोलैरिटी डेफिनेटली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल डेफिशिएंट है, जहां पोलैरिटी ज्यादा वो उतनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 है, वहां पे पोलैरिटी मिलेगी ना, यहाँ पोलैरिटी मिलेगी तो वहां पे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का रेट वहां पे ज्यादा होगा, तो 3 में अधिक होगा 4th के कंपैरिजन में, ये बात समझ में आ रही है, परफेक्ट। अब 2nd और 3rd में बताओ, 2nd 3rd में से किसका देख, 2nd 3rd में से किसका देख, 3rd का अधिक होगा ना, अरे 3rd का ही तो अधिक होगा, और इसके बाद आपका ये आ रहा है, बताओ पहले। तो जो कंफ्यूजन था यहाँ पे, किसी बच्चों को शायद एक कंफ्यूजन था, मैं देख पा रहा था कि किसी बच्चे ने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था, सर रेट एंड स्टेबिलिटी के बीच के रिलेशन क्या है। देखो मैं सीधा आपसे बोलता हूँ, ध्यान दो, सीधा मैं आपसे ये बोलता हूँ, जहां पे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन के साथ, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल तरीके से देखो, जहां पे जितनी अधिक पोलैरिटी, जहां पे जितनी अधिक पोलैरिटी, जहां पे जितनी अधिक आपकी डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों, क्योंकि पाई की मोबिलिटी ज्यादा होती है रोहित, तो पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी
जितनी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब? आप सीधा समझो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो मॉलिक्यूल तेजी से करेगा ना अट्रैक्ट। अरे भाई आप मुझे बताओ, एक लड़का बहुत ही हैंडसम, दूसरा कम हैंडसम है, तो आपको पता है ना, समझ में आता है ना चीजें, लेकिन वो हैंडसम वाली कहानी गायब हो गई है। आजकल किस पे, क्वालिटी पे चीजें आ गई है ना, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझो ध्यान से, कि यहाँ पे पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लास्ट वाले केस में आप प्लस आई वाले लो, हाइपर कंजुगेशन ले लो, कोई इश्यू नहीं है। अरे लास्ट वाले केस में जो 12 आपको मिल रहे थे ना, 12 आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल सकते हैं, आपको CH3 वाले प्लस आई ग्रुप भी हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर वाले बाहर वाले क्या है, आप बात जरा समझो। ये वाले कार्बन क्या है भाई साहब, ये वाले कार्बन जो यहाँ पे मैं लगा के आपको दिए थे ना इस तरीके से, ये sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp है, sp2, दोनों अंदर sp2 है। sp2 का s परसेंटेज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे भी बाहर से, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, खींचो खींचो चारों तरफ से खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा सबसे अधिक, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा, वहां पे या फिर मैं बोलूंगा पोलैरिटी वाला केस। पोलैरिटी वाला केस कहां पे डेवलप हो जाएगा, जहां पे आपके मॉलिक्यूल्स में क्या हो बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लगभग आपके सेम आ जाए, तो वहां पे वी विल चेक द पोलैरिटी। नया रूल्स आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये भी लॉन्च हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा वो तो अट्रैक्शन अधिक करेगा। दूसरा, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर भी सेम आ जाए, इलेक्ट्रो इफेक्ट भी लगभग जैसा दिखाई दे, तो उस केस में मूव कर जाओ डाइपोल मोमेंट पे। डाइपोल मोमेंट डिफाइन द पोलैरिटी प्रेजेंट इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी डिफाइंड बाय डाइपोल मोमेंट, एंड आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर डिफाइंड बाय फजान रूल। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन और करेंगे ना तो और चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है बच्चों, आपको पता है। रोहित डेफिनेटली रेट डायरेक्टली पोर्शन डाइपोल मोमेंट, या ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट वो कहां पे जाना चाहेगा, वो वहां पे जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज मैक्सिमम, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन भी मैक्सिमम होगा। अरे सिंपल सा लॉजिक है, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो यार, सिंपल सा लॉजिक है। अरे 7th वाले में क्या दिख रहा था, 7th वाले में यार इंडक्टिव भी ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएंगे, पहला रूल समझ लो। पहला रूल था इंडक्टिव वाला, वो भी ज्यादा, दूसरा हाइपर कंजुगेशन वो भी ज्यादा सबसे, लास्ट तीसरा रूल, तीन रूल बता रहा हूँ, तीनों में से कोई तो ध्यान रखो मेरे भाई। तीसरा रूल ये कहता है क्या, कि सर यहाँ पे ना जो हाइड्रोजन लगे हैं CH3 वाले कार्बन, वो sp3 वाले हैं, अंदर sp2 है, sp2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अंदर वाले sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना पाई वाली बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि सामने इलेक्ट्रोफाइल है, वो खटाक से आकर अटैक कर देगा। इतना इजी बता दिया यार, और क्या चाहिए। डाइपोल मोमेंट कहां पे लगाना है, जहां पे पाई सेम आ जाए, अगर पाई सेम आ जाए, लेकिन वहां पे केस देखना कि आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला केस बस ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अभी आते हैं, अब याद करो GOC1 का पूरा यूज था, GOC1 का पूरा यूज था, इसलिए GOC1 को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। चलो क्वेश्चन आते हैं इस पे, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर किया है। चलो मैं करना चाहूंगा 5 4 3 करके, बहुत से शर्मेश ने किया है। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे सही ऑर्डर क्या बनना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल का जो सही ऑर्डर है बच्चों, वो आना चाहिए 2 का सबसे अधिक। देखो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप पे तो इलेक्ट्रोफिल अटैक ही नहीं करेगा, क्यों, वहां पे डेंसिटी मिलेगी नहीं। बात समझ लो ध्यान से भाई साहब, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, पाई वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना बाहर की तरफ, तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनिश, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, नहीं होगा ना। तो नाइट्रो देखो इतना कितना खतरनाक है, CCl3 भी खतरनाक है, Cl भी खतरनाक है, ये तो खींचेंगे, खींचो बाहर की इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं क्या बताया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट करते हैं। बिकॉज बच्चों रिजल्ट लाना है JEE एडवांस का, IIT तक का रिजल्ट देना है तो टाइम तो लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा पूरा रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींचेगा। जब वो खींचेगा तो खींचने के बाद क्या होगा, पाई अंदर बचेगा नहीं,
तो यहाँ पे पाइप फिनिश हो जाएगा ऑब्वियसली। जब पाइप फिनिश तो यहाँ पे बिल्कुल भी अटैक नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, बिल्कुल भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल का नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे अधिक रेट वहां पे होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिफाइन कि बच्चों वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, तो आप सर्च करो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, किस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बताओ मुझे। ये दिख रहा है ना लोन पेयर मेथॉक्सी वाला सेक्शन दिख रहा है ना, लोन पेयर सिंगल पाई, तो पाई ऑलवेज मूव्स, रेजोनेंस करेगा या यहाँ भेजेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही है। ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होने वाला, ये बताएं ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा, ऑक्सीजन का हीट बना रहेगा, पॉजिटिव आया कोई इश्यू नहीं है, तो सेकंड सबसे अधिक हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा? 1, चेक कर लो, मिथाइल है। फिर कौन सा आएगा इसके बाद? 6। सर दोनों एक जैसे ही है क्या? दोनों एक जैसे हैं तो दोनों कोई इश्यू नहीं, दोनों को बराबर रख लो, और क्या है, मैंने तो बराबर रख लो, ठीक है। 1 6। फिर कौन सा आएगा बताओ मुझे? 5 आना चाहिए, पावर आप चेक कर लो, -i +i जो भी है, ठीक है। 5 के बाद कौन सा आएगा? 4, और 4 के बाद 3 सबसे कम होगा, क्यों? नाइट्रो की वजह से। आई वॉज करेक्ट संदेश, बिल्कुल परफेक्ट। चलो तो बच्चों हम लोग लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, आई थिंक आप लोगों का टाइम हो चुका है। थैंक यू बच्चों, कल हम लोग फिर मिलेंगे और चीजों को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन GOC1 बेटा लेक्चर्स पढ़ लो, लेक्चर पढ़े हुए रिवाइज कर लो, GOC1 को रिवाइज कर लो, कल तभी मजा आएगा। हाँ तभी मजा आएगा जब GOC1 पढ़ लोगे। GOC1 जो नहीं पढ़ेगा, भगवान के भरोसे नैया चलेगी उनकी। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बाकी काम आपके हाथ में है।